नमस्कार मेरे उत्तराखंड के प्यारे भाई और बहनों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच अपनी एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, यह है उत्तराखंड परीक्षा हमारी बागेश्वर जिला पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, उसमें आवाज नहीं थी तो माइक आने में टाइम लग गया, तो पार्ट 2 जो है इसका थोड़ा लेट आ रहा है। तो दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है, मतलब उन लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है जो बाहर जॉब करते हैं और उत्तराखंड के गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए भी यह वीडियो फायदेमंद हो सकती है, और वह बच्चे जो अभी बार बार पास हुए हैं और कॉलेज गए हैं, तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगी कि वो कॉलेज के साथ-साथ जो है एक उत्तराखंड की तैयारी भी करते रहें, क्योंकि उन्होंने जैसे वो कॉलेज पास होंगे तो तैयारी तो उन्होंने करनी है उत्तराखंडी जॉब की, तो वह कॉलेज के साथ तैयारी शुरू करते रहिए, क्योंकि हम जो है 3 साल वहाँ लगा देते हैं कॉलेज में, और जब हम कॉलेज पास होते हैं तो हमको पता चलता है कि जो हमने पढ़ा वो तो कुछ आता ही नहीं है, मतलब जो साइंस स्ट्रीम वाले होंगे उन्हें पता होगा। तो क्या कहते हैं, यह वीडियो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। जब हम कॉलेज पास हुए तो हमें पता ही नहीं था कि मतलब हमको पता ही नहीं था, उत्तराखंड का ओ भी नहीं पता था। तो हमने ज़ीरो से शुरुआत की, मतलब उतने साल कॉलेज पढ़ने के बाद जो है हमने 21-22 साल में ज़ीरो से शुरुआत करी, जहाँ जबकि आजकल के बच्चे 21-22 साल में जॉब ही निकाल दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी नए बच्चों से कि वह यह गलती ना करें, और जो है थोड़ा आधा घंटा डेली जो है टाइम निकाल कर भी अपने कॉलेज का कॉलेज की पढ़ाई के साथ टाइम निकाल कर उत्तराखंड की जो है आधे घंटा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वह उन्हीं के लिए अच्छा रहेगा। जब वो कॉलेज पास होंगे तो उनके लिए इतनी कठिनाइयाँ नहीं रहेंगी। वो आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ, तो हमने आधा तो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के बागेश्वर की जितनी भी नदी हैं उनके बारे में। सबसे मेन नदी तो वहाँ की है सरयू, जो कुमाऊँ क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। सरयू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बागेश्वर के ही सरमूल से जो है उत्तराखंड के बागेश्वर की सरयू नदी का जो है उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, सरयू की सबसे मेन सहायक नदी है गोमती नदी। गोमती नदी जो है बागेश्वर में कहाँ मिलती है? सरयू से मिलती है। ठीक है। और दूसरी यहाँ की हमारे बागेश्वर की मेन नदी है कोसी। कोसी कहाँ निकलती है? कोसी भी जो है कहाँ से निकलती है? कौसानी से। कोसी कौसानी से निकलती है, सरयू सरमूल से निकलती है। ये तो बहुत ईज़ी है याद करने के लिए। कौसानी क्या है? भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहीं से कौन सी नदी निकलती है? कोसी नदी। ठीक है। हमारी तीसरी मेन नदी हो गई पिंडर नदी, जो कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से। ठीक है दोस्तों, ये है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की मेन नदियाँ। अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि यहाँ कौन-कौन से ग्लेशियर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ मिलते हैं मैक्तोली, सुंदरढूंगी और सुखराम और कफनी और पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर जो है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और हमारे पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है फिर? गंगोत्री ग्लेशियर, जो कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर का नाम आपने सुना ही होगा। यहाँ हमारी कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी। गंगा नदी को गंगा नदी वहाँ वहाँ से गंगा नदी के नाम से नहीं निकलती, वो भागीरथी नदी के नाम से निकलती है। और हमारी पिंडारी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? पिंडर नदी। और पिंडारी जो है हमारे कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और यहाँ का प्रमुख बुग्याल है कफनी बुग्याल। ठीक है दोस्तों, यह है जो मेन पॉइंट है। और जितने भी हमने पॉइंट पढ़े सब क्या है? नेचुरल पॉइंट है, मतलब जो प्राकृतिक कहते हैं वो है, क्योंकि नदी भी प्राकृतिक होती है, ग्लेशियर भी प्राकृतिक होते हैं। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा राजनीति की तरफ, राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से बागेश्वर जिले को समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ है विधानसभा की 2 सीटें। हमारे चंपावत की तरह यहाँ भी 2 विधानसभा सीटें हैं। जैसे हमारे चंपावत में लोहागढ़ और चंपावत है, तो बागेश्वर में भी कौन-कौन सी सीट है फिर? बागेश्वर और कपकोट। बागेश्वर की जो सीट है वो एससी हेतु सुरक्षित है विधानसभा में। एससी होती है हमारे उत्तराखंड में, टोटल 13 सीटें एससी हेतु सुरक्षित है विधानसभा में, और उनमें से एक सीट कौन सी हो गई फिर? बागेश्वर हो गई। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे यहाँ के विकास खंड। यहाँ कितने विकास खंड है? 3 विकास खंड है। कौन-कौन से? बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट। और तहसीलें कितनी है यहाँ? यहाँ तहसीलें जो है 6 हैं। कौन-कौन सी? 3 तो विकास खंड वाली याद कर लीजिए आप, बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, फिर हो गई कांडा और दूनागिरी और काफलीगौर। ये जो है वहाँ की 6 तहसीलें हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ की जनसंख्या। हमारे बागेश्वर जिले की जनसंख्या कितनी है? 2,60,000 के करीब यहाँ की जनसंख्या है। और यहाँ का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात मतलब होता क्या है? 1,000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहते हैं। यहाँ का लिंगानुपात है फिर 1090। यह जो अच्छा खासा लिंगानुपात माना जाता है 1090, मतलब 1000 पुरुषों में जो महिलाएं होती हैं उनकी संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, और 1090 बहुत अच्छा लिंगानुपात है बागेश्वर का। यह तो हमारे उत्तराखंड के कितने विकसित जिले हैं उनका भी नहीं है। और दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं हम शिशु लिंगानुपात। हमारे उत्तराखंड के बागेश्वर का शिशु लिंगानुपात कितना है? 905। शिशु लिंगानुपात की परिभाषा होती क्या है? जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, और उनमें जो चाइल्ड हमारी फीमेल चाइल्ड
बच्चियाँ होती हैं मतलब उनकी संख्या को क्या बोलते हैं, शिशु लिंगानुपात बोलते हैं, जो बागेश्वर का कितना है 905 है, जो यह भी अच्छा है। और दोस्तों हमारी बागेश्वर की साक्षरता कितनी है, 80% लोग जो हैं वहाँ क्या है, साक्षर है। ठीक है। और साक्षरता होती क्या है, जो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं अंकित हैं, उनमें से उन 22 भाषाओं में से जो व्यक्ति उन 22 भाषाओं में से एक भी भाषा को पढ़ना या लिखना अच्छे से जानता होगा उसको साक्षर कहते हैं। ठीक है। हमारे उत्तराखंड के बागेश्वर के कितने लोग कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, फिर 80% है। और पुरुष कितने साक्षर हैं, फिर 92% वहाँ के पुरुष साक्षर है। और महिलाएं कितनी है, 69%, जो अच्छा आंकड़ा है। ठीक है दोस्तों, मतलब पुरुषों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, थोड़ा महिलाओं का 69% है फिर। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मैंने जो आपको पॉइंट समझाए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, हमको जानकारी कहाँ से मिली। प्राचीन इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे, और तो उसके बारे में पढ़ेंगे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, कि हमको प्राचीन इतिहास के धार्मिक ग्रंथों की जानकारी कैसे कैसे मिली और क्या क्या जानकारी मिली। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।